नमस्कार, स्वागत है आपका सुप्रभात में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। नीति शास्त्र कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्य तत्र दुर्लभः। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न बन सकता हो। कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिससे कोई औषधि न बन सकती हो। और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसका कोई उपयोग न हो सकता हो। अगर आप अच्छे योजनाकार हैं तो आप अपना उपयोग परिवार में, समाज में और देश में ढूंढ ही लेंगे। तो स्वागत है आपका, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। नए साल में सरकार का पहला फैसला, किसानों को समर्पित। किसानों को दिया नए साल का तोहफा, खाद पर मिलेगी अब ज्यादा सब्सिडी। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर किया गया 69,515 करोड़। नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपए के फंड का गठन। नए साल पर भारतीय नौसेना की ताकत में होगी और बढ़ोतरी। 15 जनवरी को नौसेना में 2 स्वदेश निर्मित अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बी होगी शामिल। सभी 3 प्लेटफॉर्म गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, स्टील फ्रिगेट नीलगिरी और पनडुब्बी वागशीर नए हथियारों और सेंसर से हैं लैस। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी पैक्स को ऑर्गेनिक उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़, राज्य जीएसटी 40,499 करोड़ और एकीकृत आईजीएसटी 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। और मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को नए साल के मौके पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस दौरान मोदी ने साधारण शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए दोसांझ की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल मिलाकर 69,515.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के एक मुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे 50 किलोग्राम का डीएपी का बैग 1,350 रुपए में ही मिलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा एम्बियंस दे दीजिए। किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 2021-22 से 2025-26 तक योजना पर 69,515.71 करोड़ रुपए का कुल खर्च होगा। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 824.77 करोड़ प्रोफाइल फंड का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलुओं के लिए वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका enhancement, उसके allocation को enhance किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। इन फैसलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसानों, बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे राष्ट्र का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 का पहला मंत्रिमंडल का पहला फैसला हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नल्स और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। इस पहल के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानव विज्ञान से संबंधित 13,400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स को शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स के नाम से 1,645 नए मकान बनाए गए हैं। ये फ्लैट्स जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है ताकि वे बेहतर जीवन यापन कर सकें। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ये फ्लैट तैयार किए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध कराएगी। नए साल में जम्मू कश्मीर को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। ये तोहफा होगा जम्मू में 6वां रेलवे डिवीजन बनाने का। ये डिवीजन उत्तर रेलवे के अधीन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वर्चुअली जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्रों की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में जम्मू उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। जम्मू उत्तर रेलवे के अंतर्गत छठा मंडल होगा। उत्तर रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग डिवीजन की मांग लंबे समय से लंबित थी, जो पूरी हुई है। नए मंडल से क्षेत्र में रेलवे की कार्यकुशलता और कार्यशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जम्मू रेलवे डिवीजन के अस्तित्व में आने के बाद इससे न केवल यात्रियों बल्कि रेलवे कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। जम्मू को रेलवे डिवीजन के रूप में विकसित करने का निर्णय देश के विभिन्न हिस्सों से कश्मीर घाटी के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन के शुभारंभ से पहले आया है। सरकार देश की सेना को और भी मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना आगामी 15 जनवरी को 2 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों, एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करने जा रही है। इससे नौसेना की युद्ध क्षमता में और भी इजाफा होगा। 15 जनवरी 2025 भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। भारतीय नौसेना 3 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू जहाजों नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट क्लास का प्रमुख जहाज, सूरत प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज और वागशीर स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक साथ नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। तीनों प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज शिवालिक क्लास फ्रिगेट की तुलना में एक बड़ी उन्नति है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टेल्थ फीचर्स और कम रडार सिग्नेचर शामिल हैं। सूरत प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक कोलकाता क्लास विध्वंसकों के अनुवर्ती वर्ग की परिणति है, जिसमें डिजाइन और क्षमताओं में पर्याप्त सुधार है। आधुनिक विमानन सुविधाओं से लैस नीलगिरी और सूरत दिन और रात दोनों ही समय संचालन के दौरान चेतक, ALH, सी किंग और हाल ही में शामिल किए गए MH-60R सहित कई हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर सकते हैं। रेल लैस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम और विजुअल एड और लैंडिंग सिस्टम जैसी विशेषताएं सभी परिस्थितियों में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करती हैं। इन जहाज़ों में महिला अधिकारियों और नाविकों की एक बड़ी संख्या का सहयोग करने के लिए विशेष व्यवस्था भी शामिल है, जो फ्रंटलाइन लड़ाकू भूमिकाओं में लैंगिक समावेशन की दिशा में नौसेना के प्रगतिशील कदमों के अनुरूप है। वहीं वागशीर कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने के क्षेत्र में निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशंस को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को जैविक मिशन से जोड़ने के निर्देश दिए और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करने को कहा। शाह ने ये निर्देश राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक के दौरान दिया, जो सहकारिता मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोतों की पहचान और इनकी शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शाह ने यह भी कहा कि NCOL को भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत किसानों से लेकर ग्राहकों तक के लिए प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भारत ऑर्गेनिक्स के प्रत्येक बैच का परीक्षण हो, ताकि ग्राहकों को बाजार में शुद्ध और प्रामाणिक ऑर्गेनिक उत्पाद मिल सकें। शाह ने आगे कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमूल डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से जुड़े किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। साथ ही हाल ही की विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर का 2025 में ये पहला राजनयिक दौरा था। वो 3 दिवसीय दौरे पर 30 दिसंबर को कतर पहुंचे थे। साल 2024 जाते जाते सरकार के खजाने को भर गया। दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए हो गया। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए, राज्य का 40,499 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 47,783 करोड़ रुपए, वहीं उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2024 में कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व 7.3% बढ़कर 1,77,000 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी महीने में ये 1,65,000 करोड़ रुपए था। दिसंबर महीने में घरेलू लेन देन में जीएसटी 8.4% बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात कर से प्राप्त राजस्व करीब 4% बढ़कर 44,268 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% वार्षिक वृद्धि के साथ 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा। अब तक का सर्वाधिक संग्रह अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। इस महीने के दौरान 22,490 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 31% से ज्यादा है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 3.3% बढ़कर 1.54 लाख करोड़ यानी 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया। मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को नए साल के मौके पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने साधारण शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए दोसांझ की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिलजीत दोसांझ के साथ एक शानदार बातचीत। वो वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमने संगीत, संस्कृति और कई चीजों पर बात की। प्रधानमंत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पोस्ट का एक वीडियो भी शेयर किया। के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपनी शक्ति है। हाँ जी, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। वो कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने भारतीय टीम से मुलाकात की। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों ने शुक्रवार से शुरू होने वाले 5वें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट से पहले
बुधवार को किरीबिली हाउस में एक न्यू ईयर रिसेप्शन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और उनकी मंगेतर जोडी हेडेन ने से मुलाकात की। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की खूब तारीफ की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, हम यहाँ एक कानून पास कर सकते हैं कि बुमराह को बाएं हाथ से या केवल एक कदम पीछे से गेंदबाजी करनी होगी। जब भी वो गेंदबाजी करते हैं बहुत रोमांचक लगता है। और अब चलते चलते बात महाकुंभ की। महाकुंभ प्रयागराज 2025 एक कालातीत सेतु के रूप में दिखता है जो प्राचीन परंपराओं को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। आइए देखते हैं चलते चलते छोड़ जाते हैं महाकुंभ से जुड़े एक वीडियो के साथ। Mahakumbh. Every 12 years, the banks of the Ganga, Yamuna, and the mystical Saraswati come alive with the world's largest peaceful gathering of humanity called Mahakumbh in Prayagraj, India. This is not just a festival, it's a sacred journey, a quest for spiritual liberation, transcending time, culture, and borders. Pilgrims believe that a dip in these holy waters during the Mahakumbh cleanses their souls and leads them closer to divinity. The Mahakumbh has its roots in the timeless Indian myth of the Smudra Manthan, the celestial churning of the ocean, where drops of the nectar of immortality fell upon earth. For millennia, this gathering has symbolized humanity's eternal quest for truth, purity, and enlightenment. From ascetics meditating in silence to colorful processions of spiritual leaders, the Mahakumbh unites millions in faith and culture. It's a convergence of diverse traditions, beliefs, and stories, a reflection of India's pluralistic ethos and universal spirituality. Mahakumbh transcends borders, drawing seekers, scholars, and observers from across the globe. It's a celebration of values that resonate universally: peace, harmony, and respect for nature. Inspired by this legacy, Mahakumbh 2025 will champion sustainability, ensuring the sacred rivers remain pure for future generations. It's not just a spiritual gathering, it's a cultural spectacle. From ancient wisdom shared in discourses to captivating performances, the Mahakumbh offers a glimpse into India's rich heritage and contemporary vision. Mahakumbh 2025 is more than an event. It's an invitation to witness, experience, and connect with the divine. Come, be a part of this timeless tradition that bridges the past and the future, uniting humanity on the banks of Ganga in Prayagraj. To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.